नमस्कार दोस्तों। भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा और कला के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और हो भी क्यों ना, विश्व के सबसे पुराने इतिहासों में से एक है भारत का इतिहास। और यही बात भारत को एक खूबसूरत देश बनाती है। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह काफी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं मेलों में से एक है कुंभ मेला, जिसके इतिहास को सुनकर आप अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ अवश्य जाना चाहेंगे। चले चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। आखिर ये मेला है ही इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देशी श्रद्धालु और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है। आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले का पूरा इतिहास जानेंगे कि क्यों कुंभ मेला इतना खास है और आज की जनरेशन को यहाँ जरूर जाना चाहिए। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कुंभ मेला जो कि हर 12 साल में एक बार होता है, इस बार ये प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है और ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान त्रिवेणी संगम के किनारे होगा। ये मेला 4000 हेक्टेयर में होगा। इस पर्व में कम से कम 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इसका अनुमानित बजट लगभग 6382 करोड़ है। अगर आप भी कुंभ मेले में गए हो तो कमेंट में जरूर बताइए। कुंभ मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये मेला प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा तट, नासिक में गोदावरी तट और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर 12 सालों की साइकिल में मनाया जाता है। पर इनमें से किस स्थान पर कब इस मेले को आयोजित करना है, ये निर्णय होता है ज्योतिषीय गणना के आधार पर, जिसके लिए सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और इसी के अनुसार ये उत्सव इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर मनाना होता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का प्रायश्चित भी हो जाता है। और इसमें सच्ची श्रद्धा से स्नान करने वालों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष भी प्राप्त होता है। दोस्तों, वैसे तो कुंभ मेले का नाम किसी भी प्राचीन टेक्स्ट में नहीं मिलता है, बल्कि इस मेले का जिक्र कुछ हिस्टोरिकल किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है। पर हमारे वैदिक टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या अन्य किसी पौराणिक ग्रंथ में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। और आज की इस कहानी के बलबूते माघ मेला कुंभ मेले के नाम से पॉपुलर है। इन पुरानी किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है और वहीं दूसरी ओर मेले का वर्णन एक विशाल धार्मिक सभा या उत्सव के रूप में हुआ है, जिससे कि पूरे शब्द यानी कुंभ मेले का अर्थ निकलता है वो त्योहार जो अमृत से भरे जल के पास आयोजित किया गया हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमृत, जल और उत्सव का क्या कनेक्शन है। ये जानने के लिए हमें हिंदुओं के पुराने ग्रंथों में से एक ऐसे किस्से को जानना होगा जिसके कारण आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेले को बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्गलोक में भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। महान ऋषियों को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला लिया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान में चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। जैसे ही ऋषि दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोध आया, मगर वे चुपचाप अंदर की ओर चले गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने अपने आसन पर बैठे बैठे ही सिर्फ नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान झलक रहा था।
ऋषि दुर्वासा अपने साथ एक फूलों की माला लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वो माला इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा कि आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी है क्या? इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस चीज पर तुम्हें इतना घमंड है वो ही चीज तुमसे छीन जाएगी। इंद्रदेव शीर्षहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो गए और इसके बाद उन्हें स्वर्गलोक को छोड़कर नीचे धरती पर आम इंसानों की तरह रहने आना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर उनके स्वर्गलोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश करने में लग गए। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वो किसी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वो अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो राक्षसों को हराकर अपने स्वर्गलोक पर वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी क्योंकि वो अमृत स्वर्गलोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ती। ब्रह्मा जी के सुझाव को मानकर सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देखकर सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इस खोज में स्वर्गलोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत का भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे और इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वो अमृत लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और ये सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिरी और माना जाता है कि अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी पे गिरी और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन चारों जगहों पर आयोजित किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिषी गणना के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो ये नदियां वही अमृत का रूप धारण कर लेती हैं जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का जिक्र हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता, लेकिन हिंदुओं द्वारा जैसे कुंभ मेले के दौरान नदियों में स्नान किया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से हमारे देश में चलता आया है। इस तरह के नहान पर्व का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां प्रयाग में पवित्र स्नान पर्व का उल्लेख है। इसके अलावा इसका वर्णन बुद्धिज्म के पाली टेक्स्ट और महाभारत में मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को समझाया गया है। इन सब के अलावा कई रिलीजियस टेक्स्ट में कुंभ मेलों के स्थल जैसे नासिक, हरिद्वार और उज्जैन का भी उल्लेख है। लेकिन इतने रिकॉर्ड्स होते हुए भी ये नहान पर्व कब और कैसे शुरू हुआ ये किसी को मालूम नहीं। ऐसे ही एक पर्व का उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय में मिलता है, जिसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर और राइटर ह्यूनसांग ने अपने लिखित रिकॉर्ड्स में किया है। इस उल्लेख में उन्होंने प्रयाग को एक प्रसिद्ध हिंदू शहर के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। ह्यूनसांग का यह उल्लेख किसी भी प्रकार के नहान पर्व का पहला लिखित सबूत माना जाता है। इसके अलावा जेम्स लॉक्टेफील्ड, जो हिंदू तीर्थ यात्रा में विशेषज्ञ हैं, उनके मुताबिक प्रयाग में हर वर्ष जनवरी महीने में मनाए जाने वाले माघ मेले को ज्यादातर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जिक्र मिलता है। लेकिन 12 सालों की अवधि पर कुछ ऐसे ज्योतिषीय संयोग बनते हैं जिनसे इन रिचुअल्स का महत्व और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से काफी भारी मात्रा में लोग इसे अटेंड करते हैं। दूसरे स्कॉलर्स जेम्स मैलेसन, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उनके अनुसार प्राचीन काल से मनाए जाने वाले प्रयाग माघ मेले की तरह ही कई तीर्थ स्थल जैसे कि उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, जो पवित्र नदी के किनारे स्थित हैं, वहां पर भी ऐसे नहान पर्व मेडिवल पीरियड के दौरान शुरू हो चुके थे। इस पर्व में हर साल लोग जाने लगे थे। प्रयाग के नहान पर्व का उल्लेख 16वीं शताब्दी की रामचरितमानस और आईने अकबरी में भी मिलता है। आईने अकबरी के अनुसार माघ महीने में प्रयाग संगम के अंतर्गत नहान पर्व आयोजित होता था, जिसमें सभी जाति के हिंदू भारी मात्रा में आते थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती थी
कि पूरा प्रयाग भी उनके लिए छोटा पड़ जाता था। इसके अलावा अगर दूसरे मध्यकालीन और मुगल ग्रंथों जैसे कि खुलसत उत तवारिक और चार गुलशन की माने तो धीरे धीरे हरिद्वार और प्रयाग की ही तरह हर वर्ष माघ महीने का नाहन पर्व नासिक और उज्जैन में भी मनाया जाने लगा था, लेकिन वहां इसे सिंहस्थ मेले के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट में से किसी में भी कुंभ मेले का जिक्र नहीं था, जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि कुंभ मेला उस समय माघ मेला, माघ नाहन पर्व और प्रयाग मेले के नाम से जाना जाता था। अगर केवल और केवल लिखित रूप में कुंभ मेले के सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो 19वीं शताब्दी तक कहीं भी नहीं मिलता, और कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ जैसे शब्द 19वीं शताब्दी के बाद प्रयोग में लाए गए हैं। कुंभ मेले का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रेफरेंस मिलता है 1868 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट में। तब के इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट GHM रिकेट्स ने 1870 के कुंभ मेले में सैनिटेशन कंट्रोल की जरूरत पर बात करते हुए कहा है कि उन्होंने 4 साल पहले अर्धकुंभ के दौरान बहुत भीड़ देखी थी। और इसी तरह धीरे धीरे हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के मेले को कुंभ मेले के रूप में जाना जाने लगा। ब्रिटिशर्स ने इन चारों स्थानों को एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देकर वहां के पंडितों को खुश कर दिया, और उसके बाद उन्होंने इस पिलग्रिमेज सेंटर द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स और ट्रेड रेवेन्यू पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के माघ मेले को पॉपुलैरिटी मिल गई, और यही माघ मेला जब 12 सालों की अवधि पर कुछ ऐसे ज्योतिष दैविक संयोग बनता है तो उसे कुंभ मेला कहा जाता है। अगर बात करें 2019 में हुए इलाहाबाद अर्धकुंभ की, तो उसमें सभी आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ एक अस्थायी शहर का निर्माण किया गया, जिसका टोटल एरिया 2500 हेक्टेयर था और उसमें 1,22,000 अस्थायी शौचालय बनाए गए थे। इसके अलावा लोगों को आसान ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदान करने के लिए 800 स्पेशल ट्रेन भी चलवाई गई थी। इसके साथ ही इन लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट कनेक्शन और एप्स का निर्माण भी किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इतना ही नहीं, पूरे कुंभ मेले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वीडियो सर्वेलेंस और डिजीज सर्वेलेंस भी किया गया था। गवर्नमेंट को इसके बदले में काफी बड़ी मात्रा में कमाई होती है, जैसे कि जब गवर्नमेंट ने 2019 में कुंभ मेले पर 4200 करोड़ खर्च किए तो उन्हें 1 लाख करोड़ का शानदार रिटर्न भी प्राप्त हुआ। प्रयागराज के लोकल बिजनेसेस, होटल्स और मार्केट्स की भी अच्छी कमाई हुई, जिससे यूपी गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त हुए। इसके अलावा इसी मेले में वहां की लोकल पॉपुलेशन के 6 लाख लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स में रोजगार भी मिला, जिससे प्रयागराज की लोकल इकोनॉमी काफी संपन्न हुई। और ऐसा ही हर बार होता है जब जब कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो इस तरह कुंभ मेला एक रिलीजियस गैदरिंग होते हुए भी हमारी इकोनॉमी को काफी सशक्त बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले की कहानी। इस कहानी में हमने जाना कि कैसे ये मेला आदिकाल से लेकर अब तक इवॉल्व हुआ है। पौराणिक कथाओं में माघ मेला और नाहन के नाम से मशहूर ये मेला आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है, जहां सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश करते हैं। पहले तो ये फेस्टिवल केवल आम जनता, नागा साधुस और अखाड़े के लोगों द्वारा विजिट किया जाता था, लेकिन आज जब भी कुंभ मेला होता है तो इन लोगों के साथ साथ कई इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, विजिटर्स और मीडिया पर्सनालिटीज भी कुंभ मेले की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने आते हैं, जिसकी वजह से ये कुंभ मेला आज एक मेला नहीं बल्कि एक त्योहार बन चुका है, जिसको हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए ये पर्व भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे देखते हुए यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस मेले को एक्सपीरियंस किया है? आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी कुंभ मेले की इस परंपरा को बराबर रख पाएंगी? क्या आपको पता है कि कुंभ जैसे और किसी रिलीजियस गैदरिंग की कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।